हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है वाटर इन द एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर का नाम है वाटर इन द एटमॉस्फेयर। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि वाटर जो होता है, जो एयर होता है, उसमें क्या होता है? वाटर वेपर। जो एयर होता है उसमें क्या होता है? वाटर वेपर होता है। इट वेरीज फ्रॉम 0 to 4% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो वाटर वेपर होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता, कहीं कहीं पे 4% होता है। ठीक है। और ये वेदर फिनोमेना में इस वाटर वेपर का काफी ज्यादा रोल है। ओके। वाटर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन 3 फॉर्म्स। तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर होता है वो 3 फॉर्म में। ठीक है। कितने फॉर्म में होता है वाटर एटमॉस्फेयर में? 3 फॉर्म में। कौन कौन से 3 फॉर्म में होता है वो आप समझते हैं। सबसे पहला जो है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। वाटर कितने फॉर्म में होता है? वाटर, मैंने वाटर वेपर नहीं बोला है, ठीक है। वाटर कितने फॉर्म में होता है? 3 फॉर्म में होता है। जो सबसे पहला पॉइंट हो सकता है, सबसे पहला हो सकता है वो गैसियस फॉर्म में वो भी हो सकता है। 1 मिनट। हाँ, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, या गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। और तीसरा चीज क्या कहते हैं कि सॉलिड स्टेट में भी। ठीक है। वाटर तीनों ही फॉर्म में होता है, किसमें? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके। जो क्या कहते हैं कि जितना भी, हाँ, द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज डिराइव फ्रॉम द वाटर बॉडी। जो मॉइस्चर यहाँ पे आता है एटमॉस्फेयर में, जो मॉइस्चर आता है वो कहाँ से आता है? वाटर बॉडी से आता है। जो मॉइस्चर होता है वो कहाँ से आता है? वाटर बॉडी से। कैसे? इवेपोरेशन होता है, इसके थ्रू इवेपोरेशन होता है। और प्लांट्स में क्या होता है? ट्रांसपीरेशन। जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर आ रहा है वो कहाँ से आता है? मॉइस्चर कहाँ से आता है? जो मॉइस्चर जो आएगा वो कहाँ से आता है? जैसे मान लो ये पेड़ पौधे होते हैं, तो उनके पत्तों से जो ट्रांसपीरेशन होता है, पेड़ पौधों के पत्तों से क्या होता है? यहाँ पे जो पेड़ पौधों के पत्ते से क्या होता है? ट्रांसपीरेशन। और जो तालाब वालाब होते हैं उनसे, तालाब होंगे या, हाँ, जो पॉन्ड्स वगैरह होंगे, यहाँ से क्या होगा? इवेपोरेशन। जो इसमें मॉइस्चर आता है, या तो इवेपोरेशन की वजह से आता है, या तो किसकी वजह से आता है? ट्रांसपीरेशन की वजह से आता है। ओके। इतना बात समझ में है? दस देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ वाटर विद इन एटमॉस्फेयर। यानी कि क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। तो ओशियन, कॉन्टिनेंट, ठीक है। ओशियन, कॉन्टिनेंट और क्या कहते हैं कि इनके बीच में, ओशियन, कॉन्टिनेंट और क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर के बीच में लगातार क्या होता रहता है? एक्सचेंज ऑफ वाटर होता रहता है। किसकी वजह से होता है? इवेपरेशन की वजह से, ट्रांसपीरेशन की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से, प्रेसिपिटेशन की वजह से। ठीक है। इतना बात समझ में है? क्या लगातार क्या कहते हैं कि वाटर का एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ वाटर किसके किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड कॉन्टिनेंट्स वगैरह हो गए, या क्या कहते हैं कि ओशियन के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ वाटर लगातार होता रहता है, इन सब की वजह से होता रहता है। तो यही हमारा हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल का पार्ट होता है। हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? देखो, हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल, ये ध्यान रख लो, ये पेपर में पूछा जाता है। ओ सॉरी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, देखना यहाँ पे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ द अर्थ इज सम ऑफ टोटल ऑल प्रोसेस। जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जिसमें वाटर क्या होता है, लैंड से या ओशियन से कहाँ पे जाता है? एटमॉस्फेयर। और फिर से एटमॉस्फेयर से फिर से कहाँ पे आ जाता है? सरफेस पे। क्या बोला कि मैंने बोला कि लैंड, लैंड से क्या कहते हैं कि या ओशियन से,
एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर उस एटमॉस्फेयर से वो वाटर बैक टू द किस में आ जाएगा, किस में आ जाता है, लैंड और ओशियन पे आ जाता है। तो ये जो हुआ इसको बोल दिया गया वाटर, इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोल देते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या इसको बोल देते हैं वाटर साइकिल। अब देखना भैया यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे किसकी किसकी वजह से ये यहाँ पे जो इसमें जाता है रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, वो क्यों हो रहा है, सबसे पहला इवेपोरेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, इवेपोरेशन, या या पेड़ पौधों से क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन, या पेड़ पौधों में से क्या हो जाएगा, या तो इवेपोरेशन हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक जो आता है भैया वो क्या होता है, किसकी वजह से होता है, अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर से जो क्लाउड बन रहे होंगे, जो क्लाउड बनते हैं, जो वेपर से क्लाउड बनते हैं उन्हें कंडेंसेशन बोला जाता है। वेपर से क्लाउड जो बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है। और जो कंडेंसेशन होकर के मतलब क्लाउड से जब प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब कि कुल मिला करके, मतलब कि कुल मिला करके आपको इतनी बात पता चल चुकी है कि ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ये चार चीजें पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन सी चार चीजें, इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर जाता है, फिर कंडेंसेशन के थ्रू क्या होता है, बादल बनते हैं, उस कंडेंसेशन के बाद में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, जिससे क्या कहते हैं कि बारिश नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये चारों चीजें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के पार्ट है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्हीं की वजह से, इन चार प्रोसेसेस की वजह से क्या होता है कि लगातार एक्सचेंज ऑफ वाटर जो होता रहता है, एक्सचेंज ऑफ वाटर किसके, एटमॉस्फेयर और ओशियन के बीच में होता रहता है। ओके, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द, हाँ, अब पेपर में पूछ लिया जाता है ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी, तो जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है ना, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है उसे ही क्या बोला गया, ह्यूमिडिटी बोला गया। जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उसे क्या बोला गया, ह्यूमिडिटी बोला गया। ओके, ओके। अच्छा, ये क्या कहते हैं कि अलग अलग तरीके से इसको मतलब एक्सप्रेस किया जाता है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, हाँ, वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो अब पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, आप बता दो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है। तो ठीक है, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलेंगे, हाँ, तो इसे बोलते हैं, क्या कहते हैं कि इसे बोला गया है, क्या कहते हैं, इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसे बोला जाएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। फिर अगला आता है आगे, इट इज द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, इसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट होता क्या है ये, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हम बता देंगे कि कितना वेट है इसका, कितना, ठीक है, इट इज द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, क्या, इट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन और है, इट इज द वेट ऑफ, कितना वाटर वेपर है, ठीक है, इट इज द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। समझ लो 1 लीटर में कितना वेट है वाटर का, 1 लीटर में कितना वाटर है ऐसा समझ लो।
सॉरी, एक, हाँ, मतलब कि क्या कहते हैं कि अगर एयर ले लिया, हाँ, तो उसमें कितना है, तो इसका एग्जाम्पल, इसका यूनिट जो हो जाएगा, यूनिट हो जाता है, वो होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट जो हो जाएगा इसका, ग्राम पर मीटर क्यूब। इसको लिख देता हूँ, क्या होता है ये, ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ग्राम पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मीटर क्यूब। द एबिलिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स इंटायरली ऑन इट्स टेम्परेचर। मतलब कि जो एयर है वो कितना कितना वाटर को होल्ड करेगा, ये किसके बात पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के भी। किस बात पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर की, कि कितना टेम्परेचर, मतलब कि कितना वाटर वो होल्ड कर सकता है एयर। ये किस बात पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए कि कि कितना वो एयर होल्ड कर सकता है वाटर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अलग अलग जगह पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अलग अलग है, अलग अलग जगह पे, क्योंकि अलग अलग जगह पे टेम्परेचर भी तो अलग अलग होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी बात पे डिपेंड कर रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर। यहाँ पे नोट करके ये लिखना है, नोट करके हमें ध्यान में रखना है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। किस बात पर डिपेंड होता है, टेम्परेचर। अब अलग अलग जगह पे टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पे टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से फिर क्या होगा, अलग अलग जगह पे वाट जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी वो भी तो अलग अलग होगी। यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी। द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज। अब अगला टॉपिक आ गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे समझना है कि देखो एब्सोल्यूट आया है तो ऑब्वियस सी बात है रिलेटिव, रिलेटिव को कंपेयर, रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन कर लेते हैं। तो आप देखिए ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट, हाँ, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फियर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट गिवन टेम्परेचर इज नोन एज, इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखना समझना। मान लो, अभी यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर इसके बाद फिर से डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए कि ये जो एयर है यहाँ पे, जस्ट ये समझ लेते हैं, इसमें जो एयर है, ठीक है, ये जो एयर है, ये है एयर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इस एयर में कुछ ना कुछ क्या कहते हैं कि वाटर है। इसको अब मैं मान लेता हूँ कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब फुल कैपेसिटी, सॉरी, इसकी जो फुल कैपेसिटी है, कितना ये वाटर को होल्ड कर सकता है। इसका वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है कि ये 10
ग्राम, ये 100 ग्राम वाटर को होल्ड कर सकता है। ये कितने ग्राम वाटर को होल्ड कर सकता है? 100 ग्राम वाटर। बट ये तो इतना होल्ड कर सकता है, बट इसमें अभी जो है वो है 20 ग्राम वाटर। कितना वाटर है इसमें? 20 ग्राम। इसकी फुल कैपेसिटी कितनी है? 100 ग्राम। मतलब कि टेम्परेचर फिक्स कर दो एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे इस एयर में कितना होना चाहिए था? मतलब कि ये मैक्सिमम कितना वाटर होल्ड कर सकता है? 100 ग्राम। बट अभी ये होल्ड करके कितना, अभी ये एक्चुअल में कितना होल्ड करके, ये कितना होल्ड करके बैठा हुआ है? 20 ग्राम। तो ये 20 ग्राम होल्ड करके बैठा हुआ है, और जबकि इसको होल्ड करना चाहिए, मतलब कि इसके पास कैपेसिटी कितनी है? 100 ग्राम की। तो 20/100। देखो अभी मैंने बताया था, जितना इसने स्टोर कर रखा है, और डिवाइड बाई में एक्चुअल, और इसका परसेंटेज निकाल। तो मतलब कि ये कितना है? 20%। यानी कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी हो गई 20 होगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब यही होता है कि फुल कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि, डेफिनेशन ये लिखा हुआ है कि द परसेंटेज मॉइस्चर प्रेजेंट, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट, कितना मॉइस्चर के कहते हैं कि प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, इन एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट, और टेम्परेचर फिक्स होगा। तो इसे क्या बोल दिया गया? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके। विथ चेंज इन द एयर टेम्परेचर कैपेसिटी टू रिटेन, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो तो जब कम टेम्परेचर में चेंज होगा, जो मॉइस्चर को रिटेन करना की जो कैपेसिटी या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। ठीक है। टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि टेम्परेचर चेंज होने से मॉइस्चर की को कंट्रोल, मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो डिपेंड करेगा। ठीक है। और इट इज ग्रेटर ओवर द ओशियंस। ध्यान रख लो कि मॉइस्चर को कंटेन करने की कैपेसिटी ओशियन के ऊपर ज्यादा होती है, और क्या कहते हैं कि कॉन्टिनेंट्स के ऊपर मॉइस्चर को कंटेन करने की कैपेसिटी। देखो, जो जो एयर क्या होगा, जो एयर ओशियन के ऊपर होंगे वो ज्यादा मॉइस्चर कंटेन कर सकते हैं। जो एयर ओशियन के ऊपर होंगे वो ज्यादा मॉइस्चर कंटेन कर सकते हैं। और जो, जबकि जो एयर क्या कहते हैं कि कॉन्टिनेंट के ऊपर होंगे वो कम मॉइस्चर कंटेन कर सकते हैं। ठीक है। इतना बात समझ में है? द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेड टू बी सैचुरेटेड। अब अगला आता है सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड एयर क्या होती है। मान लो पेपर में पूछ लिया कि सैचुरेटेड एयर क्या होगा, तो आप बता दोगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब वैसे होता है संतुष्ट। तो मतलब जितना इसको चाहिए था इतना इसके पास नहीं है। मैंने अभी जो एग्जांपल बताया, जैसे इसमें अगर इसको 20 ग्राम चाहिए था, इसको कितना मॉइस्चर चाहिए था? 20 ग्राम। इसको कितना चाहिए था? 20 ग्राम। और एक्चुअल में इसके पास 20 ग्राम है भी, तो वो क्या होता है? सैचुरेटेड। समझ आएगी समझ में? ठीक है। अपने फुल कैपेसिटी के बराबर अगर एयर है, उसमें मॉइस्चर है, तो उसे सैचुरेटेड बोला जाए। अपने फुल कैपेसिटी के बराबर अगर उसमें क्या कहते हैं कि एयर है, सॉरी मॉइस्चर है, तो उसे क्या बोलेंगे? जो इस एयर में, अगर इसके जितना इसका मॉइस्चर कंटेन करने की कैपेसिटी है अगर उतना है, तो उसे क्या बोला जाएगा? सैचुरेटेड। ओके। तो द एयर containing moisture to its full capacity at a given temperature। एट अ गिवन टेम्परेचर बार बार जानते हैं क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ये फिक्स है, क्योंकि ये क्या हो गया? फिक्स है। ठीक है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, मॉइस्चर करने की कैपेसिटी चेंज हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर को बार बार हमें फिक्स रखना। इतना बात तो आपको समझ में आ चुका है। ओके। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये हो गए, और ये हो गए सैचुरेटेड। तो इसे क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं सैचुरेटेड। ओके। इतना बात तो समझ में आ गया। इट मीन्स दैट एयर एट अ गिवन टेम्परेचर इज इनकेपेबल ऑफ होल्डिंग एनी एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इससे ज्यादा ये वाटर होल्ड नहीं कर सकता।
यानी कि अगर वो अपने सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच चुका, अगर वो अपने सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच चुका, तो उससे ज्यादा, अभी जैसे इसकी कैपेसिटी कितनी थी 20 ग्राम की, इसकी कैपेसिटी कितनी थी 20 ग्राम की। अब इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर आएगा तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा मॉइस्चर को वो होल्ड नहीं कर पाता, इससे ज्यादा वो मॉइस्चर, यानी कि सैचुरेटेड स्टेज पे आने के बाद में वो उससे ज्यादा मॉइस्चर स्टोर नहीं कर सकता। द टेम्परेचर एट विच, आपसे पेपर में पूछा जाएगा डिफाइन ड्यू पॉइंट, ये 100% आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाएगा ड्यू पॉइंट क्या। तो ड्यू पॉइंट एक टेम्परेचर है या डिग्री सेल्सियस ऐसा समझ लो। तो ये क्या होता है, इट इज अ टेम्परेचर या द टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट ये पेपर में पूछा जाएगा 100%। द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन, द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ एयर। किसी एयर के लिए, सैंपल ऑफ एयर, मैंने बोला कि जिस पॉइंट पे, हाँ, जिस पॉइंट पे ये पहुंच जाए, जिस टेम्परेचर पे ये पहुंच जाए, क्या कहते हैं, किस पे पहुंच जाए, सैचुरेशन में पहुंच जाए, इज नोन एज ड्यू पॉइंट। क्या होता है उसे, ड्यू पॉइंट बोला गया है। समझ में आया? जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे, क्या कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी एयर अपने सैचुरेशन पे पहुंच जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उसका ड्यू पॉइंट बोला गया, उसे क्या बोला गया, उसका ड्यू पॉइंट बोला गया। ओके, अब समझते हैं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। तो देखो भैया, क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, कितना एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, वो कितना डिपेंड करता है किसके ऊपर, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इवेपोरेशन हमेशा, इवेपोरेशन वाटर वेपर को ऐड करता है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर को इवेपोरेशन हमेशा क्या करता है, ऐड करता है। जैसे समझना, ये है एटमॉस्फेयर, ऐसा समझ लो ये है एटमॉस्फेयर, ये है एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में जो वाटर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इवेपोरेशन की वजह से। यानी कि इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या करता है, ऐड वाटर इन एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है, ऐड करता है वाटर को, ये एटमॉस्फेयर है, हाँ, ऐड वाटर इन एटमॉस्फेयर। और ये क्या करता है, कंडेंसेशन हमेशा क्या करता है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन हमेशा क्या करता है, वाटर को क्या कहते हैं कि रिमूव करता है, वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है या विथड्रॉ करता है, विथड्रॉ वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, ये वाटर को विथड्रॉ करता है एटमॉस्फेयर से। आगे, इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस। इवेपोरेशन क्या होता है भैया, जिसमें क्या कहते हैं कि जो वाटर होता है वो कहाँ से, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाता है। इवेपोरेशन जो होता है, या अच्छा, इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ भाई, अब हमें पता होना चाहिए इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है लिक्विड फॉर्म से, लिक्विड फॉर्म से उसे गैसियस फॉर्म में, किसमें, गैसियस फॉर्म में। ओके, यानी कि लिक्विड फॉर्म से उसको गैसियस फॉर्म में वाटर को कौन कन्वर्ट करता है, इवेपोरेशन। इतना बात समझ में आया, इवेपोरेशन की वजह से, जो क्या कहते हैं कि इवेपोरेशन, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें होता जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विड से वेपर, कन्वर्टेड इनटू वेपर। हाँ, ठीक है, किसमें होता है, वाटर को क्या कहते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा चीज इसमें ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू गेन ऑफ हीट। जब
वाटर हीट को गेन कर लेता है, जब वाटर हीट को गेन कर लेता है तब इवेपरेशन होता है। वाटर जब हीट को गेन कर लेता है तब इवेपरेशन होता है। हीट इज द मेन कॉज फॉर इवेपरेशन। ठीक है। तो हीट की वजह से ही इवेपरेशन होता है। इवेपरेशन किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से होता है। जब वाटर हीट को गेन कर लेता है तो उसे क्या बोल देते हैं? इवेपरेशन। वो सॉरी, उसे बोल देते हैं, सॉरी, जब क्या कहते हैं कि वाटर हीट को गेन करता है तब क्या कहते हैं कि इवेपरेशन होता है। अब पेपर में पूछा जाता है लेटेंट हीट ऑफ इवेपरेशन। लेटेंट हीट ऑफ इवेपरेशन क्या होगा? तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपरेशन का मतलब क्या होता है कि जिसपे क्या कहते हैं कि जितना अमाउंट, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ इवेपरेशन का मतलब क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ हीट होता है जो कि कहते हैं कि रिक्वायर होता है किसी भी पर्टिकुलर, के कहते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर को कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। हाँ। तो ठीक है, यहाँ पे देखो, ये क्या होता है? ये होता है अमाउंट ऑफ वेपर होता है, या क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट होता है। ठीक है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बी एडेड इनटू वाटर। हाँ, वाटर में कितना, कितना वाटर में क्या कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बी एडेड इनटू वाटर टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर। ठीक है। वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ हीट ऐड करना पड़ता है, जितना भी हीट ऐड करना पड़ता है या जितना भी एनर्जी देना पड़ेगा, वही होता है लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ क्या कहते हैं कि वेपर, लेटेंट हीट ऑफ इवेपरेशन। ठीक है। कितना आपको क्या कहते हैं कि हीट देना पड़ता है। ओके। अब ये समझ लेना कि इवेपरेशन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर है। ठीक है। कितना हीट आपको देना पड़ा वाटर, जैसे मान लो ये वाटर है, इस वाटर को, मान लो ये इसमें वाटर भरा हुआ है, इस वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है तो इसमें आपको कुछ ना कुछ हीट देना पड़ेगा। तो कितना हीट देना पड़ रहा है, कितना हीट आपने ऐड किया, कितना आपने हीट ऐड किया वाटर में जिससे ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में, उसे क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट ऑफ इवेपरेशन। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स इवेपरेटिंग इज रिफर्ड टू एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये नहीं होता, इसका डेफिनेशन ये नहीं होता लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। टेम्परेचर यहाँ पे बस इतना ध्यान में रख लो कि जब क्या कहते हैं कि देखो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे, वो होता है कि जब, समझना, सबसे पहले देखो, मान लो यहाँ पे ये, जब क्या कहते हैं कि मान लो ये टेम्परेचर है, इस लाइन पे आपने टेम्परेचर दिखा है, इस लाइन पे आपने टेम्परेचर दिखा है। टेम्परेचर क्या होता है कि पहले तो ये समझ लो कि 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में? आइस के फॉर्म। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, आइस क्या होता है जा रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट, आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। बट फिर जब ये 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा मान, तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, लिक्विड जो हो रहा है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। लिक्विड जो हो रहा है वो वेपर में कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट। ठीक है। समझ आया क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? कि जब भी ये, इच्छा, चलो इसको छोड़ो, मैं सीधा बता देता हूँ कि जब भी वेपर से हीट में कन्वर्ट हो रहा होगा तो टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा,
टेम्परेचर फिक्स हो जाता है जब एक लिक्विड एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी कि जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, जब चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब होता है सॉलिड लिक्विड फेस, जब भी चेंज ऑफ स्टेट होगा तो टेम्परेचर में क्या कहते हैं कि डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगा। नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। कब? हाँ, जब हम चेंज इन ऑफ स्टेट हो रहा होगा। जैसे समझो, जैसे समझो, अब यहाँ पे आपने पानी वानी रख दिया इसमें, ठीक है, ये पानी है, आप टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, तो पहले जब क्या कहते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रहा है तब तक तो टेम्परेचर बढ़ता गया, पहले इसका 10 डिग्री रहा होगा, फिर 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, तब तक तो टेम्परेचर ठीक रहा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में, मतलब कि जब वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, जब वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है तब हीट, तब उसका क्या कहते हैं कि टेम्परेचर नहीं चेंज होता, बस इतना ध्यान रखना है ज्यादा, और इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ ध्यान में नहीं रखना है बाकी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने बता दिया, कितना अमाउंट ऑफ हीट आप ऐड करते हो, कितना अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर रहे हो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसी को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द वाटर एब्जॉर्प्शन। हाँ, कि क्या कहते हैं कि एंड रिटेंशन कैपेसिटी टू गिवन पार्सल ऑफ एयर। अब ध्यान में रख लो कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो वाटर को रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि जब वाटर बढ़ाने पे एयर के वाटर एयर, हाँ देखो, जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ एयर या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, वो भी क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है एयर की वो भी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली, इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज लो, एयर हैज पोटेंशियलिटी टू एब्जॉर्बिंग एंड रिटेनिंग द मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर कंटेंट क्या है, अगर लो है, अगर मॉइस्चर कंटेंट लो है, मतलब कि एयर में मॉइस्चर कम है, तो फिर क्या कहते हैं कि वो मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होगी, उसमें ज्यादा होगी। समझ में आया? अगर टेम्परेचर ज्यादा तब भी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा। अगर वाटर एयर में वो, एयर का टेम्परेचर, ये मैं बात कर रहा था एयर टेम्परेचर, ये मैं बात कर रहा हूँ कि एयर में मॉइस्चर अगर कम होगा तो वाटर को होल्ड करने की उसकी पास में क्या होगी, कैपेसिटी ज्यादा होगी। मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेसेस द सैचुरेटेड लेयर विथ अनसैचुरेटेड लेयर। देखो, जब एयर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, जब एयर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो क्या होता है, जहां पे सैचुरेटेड था, मतलब जिसमें क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर, अब उससे ज्यादा वाटर नहीं होल्ड कर सकता, वो दूसरे जगह पे चला गया, वो उससे दूसरे जगह पे चला गया, यानी कि अनसैचुरेटेड लेयर आ जाता है, जिसको वाटर, तो ये वाटर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता रहता है, इसलिए वाटर होल्ड होता रहता है। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एयर, ग्रेटर इज द इवेपोरेशन। जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ एयर होगा, ध्यान रखना, अगर मूवमेंट ऑफ एयर ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। क्या ध्यान में रखना है, मूवमेंट ऑफ एयर ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा। जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ एयर होगा, मूवमेंट ऑफ एयर, अगर एयर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा होगा, जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर मूवमेंट ऑफ एयर, तो ज्यादा ही इवेपोरेशन, मोर इवेपोरेशन। ओके, इतना बात तो समझ में आ गया, इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब आगे, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब जब ये वाटर वेपर इनटू वाटर कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसे कंडेंसेशन बोला। कंडेंसेशन अभी तक हमने पढ़ा इवेपोरेशन के ऊपर, अब अगला आ जाता है कंडेंसेशन। अब ये कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब भैया होता है कि कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन, लिख दो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, या वेपर लिख दो, वाटर वेपर इनटू वाटर। जब वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन।
उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, जब वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वाटर में, तो उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। दिस इज ड्यू टू लॉस ऑफ हीट, दिस अकर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट। इवेपरेशन होता था गेन ऑफ हीट की वजह से। हाँ, दिस इज अकर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट। जब इसमें से हीट बाहर निकलती है, जब वाटर मतलब वाटर वेपर में से हीट बाहर निकलती जाती है, तो कंडेंसेशन होता है। जब वाटर वेपर में हीट बाहर निकलती है, तब क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय लॉस ऑफ हीट। कंडेंसेशन किसकी वजह से होता है, लॉस ऑफ हीट की वजह से होता है। ठीक है, व्हेन मॉइस्ट एयर इज कूल्ड it reaches a level when its capacity to hold vapor ceases। अच्छा, जब वाटर क्या हो जाता है, कूल हो जाते हैं, जैसा कि हमने बताया, जब वाटर कूल होगा तो क्या कहते हैं कि उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हाँ, जब वाटर कूल होता जाएगा, कूल होता जाएगा, कूल होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अब उससे ज्यादा वो वाटर होल्ड नहीं कर सकता। अब उससे ज्यादा उससे वाटर वो होल्ड नहीं कर सकता। यानी कि द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड फॉर्म। और जो उससे ज्यादा वाटर होगा, वो वाटर जो वाटर वेपर होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। इफ इट डायरेक्टली कंडेंसेस इनटू सॉलिड फॉर्म, इट इज नोन एज सॉल्ट सब्लिमेशन। तो कभी कभी यहाँ पे सब्लिमेशन भी हो सकता है, कभी कभी यहाँ पे सब्लिमेशन भी हो सकता है, कि जब वाटर वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, जब वाटर वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, जब वाटर वेपर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं, और जब वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होगा तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। इन फ्री एयर कंडेंसेशन रिजल्ट्स फ्रॉम कूलिंग अराउंड वेरी। अच्छा, ध्यान में रखना, जब हवाओं में क्या होता है कि जब हवा है, मान लो ये हवाएं, अब हवाओं में जैसे मान लो ये फ्री पार्टिकल, ये फ्री पार्टिकल है, इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ ऐसे 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 ऐसे, समझ लो ये लिक्विड कंडेंसेशन होगा, लिक्विड का कंडेंसेशन इसके चारों तरफ होगा। ठीक है, तो ये फ्री पार्टिकल्स। इन फ्री एयर कंडेंसेशन रिजल्ट्स फ्रॉम कूलिंग अराउंड अ वेरी स्मॉल पार्टिकल टर्म्ड एज हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लिया है। तो देखो भैया, ये जो पार्टिकल है ना, जो इसमें जो ये पार्टिकल है, जो इसको मैंने बना रखा है, इसका नाम होता है हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लिया है। हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लिया। मैं क्या बता रहा था कि देखो, अगर आपको क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखो, कंडेंसेशन जब होता है, कंडेंसेशन किसी न किसी चीज पे होगा, किसी न किसी चीज पे होगा। तो जो हवा में जो ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनके उन डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या होता है, वाटर का कंडेंसेशन हो जाता है। उन डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ क्या हो जाता है, वाटर का कंडेंसेशन। ओके, अब पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक एंड सॉल्ट, ये क्या कहते हैं कि गुड न्यूक्लियाई होते हैं, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो पार्टिकल्स ऑफ डस्ट हैं, या पार्टिकल्स ऑफ स्मोक होंगे, या पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, गुड न्यूक्लियाई हैं। ये गुड न्यूक्लियाई मतलब गुड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं, जो क्या काम करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि क्या कहते हैं कि ये वो होते हैं जिनके चारों तरफ क्या कहते हैं, कंडेंसेशन होता है। ठीक है, जो जो एयर हवाओं में क्या कहते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उन्हीं के चारों तरफ इसका क्या कहते हैं कि कंडेंसेशन होता है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। ओके, कंडेंसेशन आल्सो टेक्स प्लेस व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इन कांटेक्ट विद सम कोल्डर ऑब्जेक्ट। जब मॉइस्ट एयर किसी कोल्डर ऑब्जेक्ट के साथ में जुड़ता है, तब भी क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। तब भी क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। ठीक है, इट में आल्सो टेक प्लेस व्हेन टेम्परेचर इज क्लोज टू अ ड्यू पॉइंट। जब क्या कहते हैं कि टेम्परेचर, ध्यान में रख लेना, कंडेंसर कंडेंसेशन कब कब हो सकता है, कंडेंसेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। जब कंडेंसेशन तब भी होता है जब टेम्परेचर अपने ड्यू पॉइंट पे हो, ड्यू पॉइंट पे होगा तब कंडेंसेशन होने के चांसेस रहते हैं। ड्यू पॉइंट क्या था, जब क्या कहते हैं कि वो एयर अपने सैचुरेशन पे होता है, जिस टेम्परेचर पे एयर अपने सैचुरेशन पे होता है, उसे क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो क्या कहते हैं कि कंडेंसेशन कहाँ पे हो सकता है, कंडेंसेशन किस पे हो सकता है, ड्यू पॉइंट पे भी हो सकता है। ओके, कंडेंसेशन किस पे हो सकता है, ड्यू पॉइंट पे भी हो सकता है। ओके, और जब क्या कहते हैं कि जब मॉइस्ट एयर, कंडेंसेशन कब हो सकता है, जब मॉइस्ट एयर किसके कांटेक्ट में आता है, कोल्डर ऑब्जेक्ट के साथ में है।
जब मॉइस्ट एयर कोल्डर ऑब्जेक्ट के साथ में आएगा तब कंडेंसेशन हो सकता है, जब इसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के पास में होगा तब भी कंडेंसेशन हो सकता है। यानी कंडेंसेशन किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। एयर का जितना ज्यादा क्या कहते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, या कितना एयर कूल हो रहा है, कितना एयर कूल हो रहा है और कितना क्या कहते हैं कि उसकी ह्यूमिडिटी है, इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं कि कंडेंसेशन, मतलब कि क्या कहते हैं कि ये हम्म कंडेंसेशन है। तो कंडेंसेशन किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखिए। इसको लिख लेते हैं कि कंडेंसेशन डिपेंड्स ऑन, कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ कूलिंग, कितना ज्यादा वो कूल है। हाँ, कितना ज्यादा कूल है। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि पहला चीज हमें समझना है कितना ज्यादा वो कूल है। एंड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कितना ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है एयर की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या कहते हैं कि कंडेंसेशन होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। ठीक है, ऑफ एयर। और एयर ज्यादा कूल हो रहा होगा तब भी क्या कहते हैं कि, तब भी क्या कहते हैं कंडेंसेशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दूसरा चीज और क्या कहते हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कंडेंसेशन इस बात पे डिपेंड करके किसके? अमाउंट ऑफ कूलिंग और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अमाउंट ऑफ कूलिंग, जितना ज्यादा कूलिंग होगा उतना ज्यादा कंडेंसेशन होगा। और देखो भैया क्या होता है कि इसमें किसके किसके कारण, वो वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना एयर का वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कितना ह्यूमिडिटी है, इन सब चार चीजों पर डिपेंड करता है। कंडेंसेशन कब कब होगा? देखो, कंडेंसेशन तब होगा जब जब टेम्परेचर ऑफ एयर क्या होता है, ड्यू पॉइंट से कम होता है, ड्यू पॉइंट पे तक आ जाता है। टेम्परेचर ऑफ एयर इज रिड्यूस टू ड्यू पॉइंट। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि जब क्या कहते हैं कि अपने वो जो टेम्परेचर जो हो गया वो कहाँ तक आ गया? ड्यू पॉइंट तक। टेम्परेचर कम होते 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 टेम्परेचर कम होते 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 वो ड्यू पॉइंट तक आ गया, ड्यू पॉइंट तक आ गया। तब हम बोल देंगे कि ये क्या कहते हैं कि इसका कंडेंसेशन हो गया, वहां पे कंडेंसेशन। पहला तो चीज तो समझ में, कंडेंसेशन कब होगा? कंडेंसेशन तब होगा जब क्या कहते हैं कि जब टेम्परेचर कहाँ पे आ जाए? ड्यू पॉइंट तक आ जाए। ठीक है, कहाँ तक आ जाए? व्हेन टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस टू ड्यू पॉइंट विथ वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम फिक्स रहे लेकिन टेम्परेचर ड्यू पॉइंट तक आ जाए। वॉल्यूम फिक्स रहे लेकिन टेम्परेचर ड्यू पॉइंट तक आ जाए, तब जाकर के क्या कहते हैं कंडेंसेशन होता है। दूसरा, when both volume and temperature are reduced, जब दोनों टेम्परेचर भी कटम कम कर दो और वॉल्यूम कम कर दो तब भी कंडेंसेशन होगा। जब दोनों ही टेम्परेचर भी कम कर दो, हाँ, दोनों ही टेम्परेचर भी कम कर दो और वॉल्यूम भी कम कर दो, तब भी क्या कहते हैं कि इवेपोरेशन, सॉरी, तब भी कंडेंसेशन होगा। तीसरा चीज है व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू एयर थ्रू इवेपोरेशन। जब मॉइस्चर के कहते हैं कि ऐड होगा तब भी कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन जब मॉइस्चर इवेपोरेशन के थ्रू ऐड होता है तब होता है जब या तो वॉल्यूम कर दो, कम कर दो एयर का, और टेम्परेचर भी कम कर दो। और तीसरा, वॉल्यूम फिक्स रख दो लेकिन क्या कहते हैं टेम्परेचर कम कर दो ड्यू पॉइंट से, तब क्या कहते हैं कि कंडेंसेशन होगा। अब सबसे मोस्ट फेवरेबल कंडीशन कौन? कंडेंसेशन के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन ये है कि डिक्रीज कर दो टेम्परेचर। मैंने पहले ही बताया है कि टेम्परेचर का एयर कम, मतलब एयर का टेम्परेचर कम करो, एयर का टेम्परेचर कम करते जाओ, कम करते जाओ, इवन हम और तो कंडेंसेशन बढ़िया से। कंडेंसेशन होने के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या है कि डिक्रीज कर दो एयर टेम्परेचर को कम कर दो। ओके, कंडेंसेशन हो जाता है तो फिर क्या है? कंडेंसेशन के बाद, आफ्टर कंडेंसेशन, जब कंडेंसेशन हो जाएगा तो फिर क्या होता है? वाटर वेपर और मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर टेक वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। या तो वो ड्यू में कन्वर्ट हो जाता है, या तो फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो फॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, या क्लाउड में। क्या? जब कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन के बाद में क्या कहते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर, वो या तो ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, या फ्रॉस्ट में, या फॉग में, या क्लाउड। ठीक है ठीक है। तो ये टेम्परेचर और लोकेशन के बेसिस पे ये
अलग अलग फॉर्म होगी। कंडेंसेशन के अलग अलग फॉर्म हो जाएंगे। वो ड्यू है या क्या है, उन पे बात डिपेंड करता है, किस पे, टेम्परेचर और लोकेशन पे। ओके। और ध्यान रख लेना कि कंडेंसेशन टेक प्लेस व्हेन ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। ये मत समझना कि क्या कहते हैं कि ड्यू पॉइंट अगर लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट है तब भी कंडेंसेशन होगा, अगर ड्यू पॉइंट हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट है तब भी कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन दोनों ही केस में होगा। जब ड्यू पॉइंट लोअर है फ्रीजिंग पॉइंट से तब भी कंडेंसेशन होगा, और ध्यान में रख देना कि जब ड्यू पॉइंट हायर है तब भी कंडेंसेशन होगा। हाँ, ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होगा तब भी कंडेंसेशन होगा, और ड्यू पॉइंट से क्या कहते हैं कि सॉरी, ड्यू पॉइंट अगर फ्रीजिंग पॉइंट से कम है तब भी टेम्परेचर कंडेंसेशन होगा। ओके, इतना बात समझ में है। मान लो मैडम ने पूछ लिया, इसका ट्रू बताओ, ट्रू या फॉल्स बताना है इसमें कि when dew point is lower than freezing point, condensation will not occur। तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? कंडेंसेशन विल नॉट अगर, बताओ ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। ट्रू है या फॉल्स है? तो क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि टेम्परेचर चाहे मतलब कि ड्यू पॉइंट जो है वो चाहे ज्यादा हो फ्रीजिंग पॉइंट से चाहे वो कम हो, हमेशा क्या कहते हैं कि कंडेंसेशन होता है। अब सबसे पहला क्या बनाएगा? ड्यू। क्या हो सकता है कि ये ड्यू भी बना सकता है? क्या बना सकता है? ये ड्यू बना सकता है। ड्यू क्या होते हैं समझते हैं, ड्यू क्या होते हैं। जब अब समझने वाली बात यहाँ पे, ड्यू क्या होता है? व्हेन मॉइस्चर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। जो मॉइस्चर है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? वाटर ड्रॉपलेट। और ध्यान रख लो, कूलर सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियाई एयर में नहीं होगा, एयर में नहीं होगा, यहाँ पे पत्थर हो गया, ग्रास ब्लेड्स हो गया, या प्लांट हो गया, इन पे क्या, पत्थर। देखो, एयर में ना जा करके सर, जो एयर में ना जा करके, एयर में नहीं, ये न्यूक्लियाई एयर में नहीं, एयर में नहीं। जैसे पत्थर हो गया, पत्थर पत्थर, ऐसे समझना ये पत्थर है। हाँ, इस पत्थर के ऊपर क्या हो रहा है, इस पत्थर के ऊपर क्या हो रहा है कि जो एयर यहाँ पे था वो कूल होकर के जो मॉइस्चर है वो कूल होकर के यहाँ पे ऐसे आ जाए, वो कूल होकर के यहाँ पे आ जाए, कूल होकर के, हो सकता है ये, जैसे समझ लो कि ये क्या कहते हैं कि पत्ते हैं, ये पत्ता है ऐसे। मान लो ये एक पत्ता है। हाँ, ये मान लो एक पत्ता है। इस पत्ते पे, इस पत्ते पे क्या हो रहा है कि क्या कहते हैं कि जो एयर आया, एयर मतलब मॉइस्चर जो था, वो मॉइस्चर क्या हो रहा है, इस पत्ते पे ऐसे 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 बैठ गया। पत्ते पे, एयर में नहीं है, एयर वो नहीं है। अगर वो डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ नहीं है, डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ वगैरह नहीं है, एयर में नहीं, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर के वो बन जाता है। तब क्या बनता है? ड्यू बनता है। समझ में आया? जब मॉइस्चर डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा होना। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, ड्यू में क्या लिखेंगे, ड्यू में लिखेंगे भैया कि व्हेन मॉइस्चर, जो मॉइस्चर है वो कहाँ पे आकर के जमा हो रहा है, इज डिपॉजिटेड ऑन, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ पे, कहाँ पे ये जमा हो रहा है? ऑन कूलर सरफेस, कूलर सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। एयर में नहीं, एयर वाले पार्टिकल में नहीं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज नहीं है। तब क्या बनाते हैं? ड्यू बनाते हैं। तब क्या बनाते हैं? ड्यू बनाते हैं। ओके। आइडियल कंडीशन ड्यू के लिए क्या है? आइडियल कंडीशन ड्यू के लिए क्या है? क्लियर स्काई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइडियल कंडीशन फॉर ड्यू, आइडियल कंडीशन
फॉर ड्यू फॉर्मेशन। ड्यू फॉर्मेशन के लिए आइडियल कंडीशन क्या है? क्लियर स्काई, मतलब आसमान में बादल नहीं होने चाहिए। दूसरा चीज क्लियर स्काई। दूसरा चीज काम एयर, मतलब हवाएं ज्यादा तेजी से मूव ना कर रही हैं, हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव ना कर रही हैं। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, समझ में आया? और जो कोल्ड और लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए, रात जो होनी चाहिए, रात में ही बनते हैं ये ड्यू जो होते हैं रात में ही बनते हैं। तो कोल्ड और लॉन्ग नाइट्स, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, ठीक है। ये है आइडियल कंडीशन फॉर ड्यू फॉर्मेशन। तो ठीक है, इतना बात समझ में आएगी? समझ में यहाँ तक। अब ध्यान रख लेना ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो है, हाँ, ड्यू पॉइंट क्या होना चाहिए? फॉर ड्यू, हाँ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, ड्यू बनने के लिए ध्यान में रख लो, जो ड्यू पॉइंट है वो ज्यादा होना चाहिए। ड्यू पॉइंट ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? फ्रीजिंग पॉइंट से। ड्यू पॉइंट इज एबव द फ्रीजिंग पॉइंट। ड्यू पॉइंट जो होना चाहिए वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, तब ड्यू बनेगा। जब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, तब क्या बनेगा? ड्यू बनेगा, ठीक है। जब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, तब भैया क्या बनेगा? ड्यू बनेगा। और दूसरा चीज क्या बताया यहाँ पे? क्लियर स्काई क्या होना चाहिए? क्लियर स्काई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर स्काई होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? क्लियर स्काई के साथ साथ में क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्लियर स्काई होना चाहिए। और क्या कहते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। और अगला चीज क्या कहते हैं कि काम एयर होना चाहिए। काम एयर होना चाहिए। हाँ, काम एयर होना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं कि और क्या होना चाहिए? काम एयर होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होना चाहिए। कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होना चाहिए। तो इतनी बात हमारे समझ में आ गई ड्यू। और ड्यू के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कि ड्यू पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होना चाहिए सबसे ज्यादा ध्यान? ड्यू पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। अब ड्यू के बाद में क्या बन सकता है? फ्रॉस्ट। ड्यू के बाद में अगला क्या आता है? फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट भी बना सकते हैं। हाँ, कंडेंसेशन के बाद में क्या हो सकता है? फ्रॉस्ट भी बन सकता है। क्या बन सकता है? फ्रॉस्ट। तो फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रॉस्ट क्या होते हैं? जब जब ये क्या कहते हैं कि जैसे जब वो ड्यू पॉइंट से ज्यादा हो रहा था, तब क्या कहते हैं कि तब क्या बन रहा था? ड्यू बन रहा। जब ड्यू पॉइंट से कम होगा, तब फ्रॉस्ट बनेगी। समझ में आया? नहीं समझ में? ये कब बनता है? हाँ, फ्रॉस्ट फॉर्म्स, फ्रॉस्ट फॉर्म्स ऑन कोल्ड सर्फेसिस। ये भी कोल्ड सरफेस पे बनेंगे। कोल्ड सर्फेसिस व्हेन व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। वो एबव फ्रीजिंग पॉइंट था, ये बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। और हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है भैया? हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि ड्यू पॉइंट जो होना चाहिए, अगर क्या कहते हैं कि ड्यू पॉइंट क्या होना चाहिए? इज वेलो फ्रीजिंग पॉइंट। ड्यू पॉइंट जो है वो क्या है? वेलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तब जाकर के फ्रॉस्ट बनता है, ठीक है। ठीक है, इतना बात समझ में आई? नहीं समझ में? ओके। और यहाँ पे ध्यान रखना,
ये वाटर, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नहीं बने, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नहीं बनता है, ये आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में बनते हैं। ये किसके फॉर्म में बनेंगे? आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में बनेंगे, ठीक है। ये क्या होगा कि जो एक्सेस मॉइस्चर, द एक्सेस मॉइस्चर इज डिपोजिटेड, इज डिपोजिटेड in the form of, in the form of in the form of minute ice crystals, ठीक है। तो ये भैया किसमें बनते हैं? आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में बनते हैं। देखो जो ड्यू जो बनते थे वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म, ड्यू जो बनते थे वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ये किस फॉर्म में बनते हैं? ये किस फॉर्म में बनते हैं? आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में बनते हैं। ये किस फॉर्म में बनते हैं? आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में बनते हैं। अब इसके लिए भी फ्रॉस्ट के लिए आइडियल कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस फॉर, आइडियल कंडीशन for the formation of frost, for the formation of frost, फ्रॉस्ट के लिए आइडियल कंडीशन क्या है? तो आइडियल कंडीशन फ्रॉस्ट के लिए सबसे पहला है कि भैया यहाँ पे क्या होना चाहिए कि क्लियर नाइट, क्लियर नाइट, सॉरी क्लियर स्काई, क्लियर स्काई, वही जो उसके लिए था सेम, काम एयर, मतलब एयर मूव नहीं करनी चाहिए। तीसरा हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। चौथा, चौथा ये क्या था कि कहते हैं कि कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स। और जो मेन सबसे था कि भैया ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट इज बेलो फ्रीजिंग पॉइंट। जो ड्यू पॉइंट है उसका वो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए। ड्यू पॉइंट चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे, ताकि वो बर्फ बन जाए, ताकि वो बर्फ बन जाए, ना कि वाटर ड्रॉपलेट में ही रह जाए। वाटर ड्रॉपलेट में रह जाएगा तो फिर नहीं काम, वाटर ड्रॉपलेट में रह जाएगा तब तो ड्यू बन गया ना, वाटर ड्रॉपलेट में रह जाएगा तो वो ड्यू बन जाएगा। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। फिर अगला, ये हो गया फ्रॉस्ट, हो गया फ्रॉस्ट हमने पढ़ लिया। फ्रॉस्ट के बाद में क्या बन सकते हैं? फॉग बन सकते, क्या बन सकते हैं? फॉग या मिस्ट, क्या बन सकते हैं? फॉग, समझते हैं फॉग। तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ द एयर मास, हाँ, ये क्या कहते हैं कि अचानक से कम हो जाता है। जब टेम्परेचर क्या हो जाता है? अचानक से कम हो जाता है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन एयर मास containing a large quantity of air water vapor falls all of sudden, अचानक से क्या हुआ? एक बड़े एयर का मतलब कि एयर मास का क्या कहते हैं, अचानक से उसका टेम्परेचर क्या हो जाए? कम हो जाए, उसका अचानक से टेम्परेचर कम हो जाए, तब वहां पे जो कंडेंसेशन होगा वो कहाँ पे होगा? डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर होगा। तो डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर होता है तो वो क्या बन जाते हैं? फॉग बन जाते हैं। तो फॉग एक प्रकार से क्लाउड है, बट फॉग जो है वो क्लाउड ही है, बट ये ग्राउंड के पास है। फॉग जो है वो क्लाउड ही है, बट ये क्या कहते हैं कि ग्राउंड के पास में होता है। ग्राउंड मतलब सरफेस के पास में। ओके, ओके, इतना बात समझ में आई? नहीं समझ में? ठीक है। बिकॉज ऑफ फॉग एंड मिस्ट द विजिबिलिटी जो हो जाता है वो कम हो जाता है। विजिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इन द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर स्मोक प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ द न्यूक्लियर। तो जहाँ पे शहर होते हैं, शहरों में क्या होता है? शहरों में क्या होता है कि जो स्मोक के ऊपर ये क्या कहते हैं कि स्मोक के ऊपर क्या कहते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। जो फॉग और मिस्ट बनाने में सहायता करते हैं, जो फॉग और मिस्ट बनाने में सहायता करते हैं। इतना बात समझ आएगी? नहीं समझ? हाँ,
फॉग और क्या कहते हैं कि मिस्ट का बनना कैसे हो रहा है। फॉग और मिस्ट का बनना समझ में आया कि भैया ये ग्राउंड सरफेस के पास में होता है। हाँ, ग्राउंड सरफेस के एकदम पास में होता है। ठीक है, ग्राउंड सरफेस के एकदम क्या होता है, ये पास में होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आएगी, समझ में। ओके। और अगर मैं बात करूंगा कि कहते हैं कि हाँ, मिस्ट और फॉग जो होता है वो विजिबिलिटी के बेसिस पे होता है। मिस्ट और फॉग का जो डिफरेंस होता है वो किस बेसिस पे होता है, ये विजिबिलिटी के बेसिस। मिस्ट और फॉग दोनों सेम ही होते हैं, बस विजिबिलिटी के बेसिस पे होते हैं अलग, ये ध्यान रख लेना। मिस्ट और फॉग एक ही है, लेकिन बस ध्यान में रख लेना कि ये देखो, अभी तक मैंने बताया था कि जो समझना समझना कि क्या कहते हैं कि जो ड्यू बना था, क्या उसके लिए कंडेंसेशन के लिए एयर पार्टिकल्स की जरूरत पड़ी थी, डस्ट पार्टिकल्स की नहीं। उसके लिए एक सरफेस की जरूरत पड़ी थी। वो जो सरफेस था, जैसे वो स्टोन था या पत्ते थे या सॉलिड सरफेस की जरूरत पड़ी। ड्यू के लिए किसकी जरूरत पड़ी थी, सॉलिड सरफेस के लिए जरूरत पड़ी थी। फिर हमने पढ़ा फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट के लिए भी हमें क्या कहते हैं कि सॉलिड सरफेस की जरूरत पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे ये एयर पार्टिकल्स में ही होंगे, वो चाहे डस्ट पार्टिकल्स हो चाहे वो स्मोक पार्टिकल्स हो, ये हो। यानी कि इसमें ये सॉलिड सरफेस पे फॉग नहीं बनते। फॉग और मिस्ट सॉलिड सरफेस पे नहीं बनते। इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ आया। तो ध्यान में रख लेना कि फॉग कब बनेगा। फॉग या मिस्ट, चाहे जो भी, फॉग और मिस्ट दोनों के में बीच में डिफरेंस क्या होता है, विजिबिलिटी का होता है। फॉग एंड मिस्ट, इन दोनों में डिफरेंस जो होता है वो किसका होता है, विजिबिलिटी का होता है। बस इतना ध्यान में रख लेना। ओके। फॉग और मिस्ट में किस चीज का डिफरेंस होता है, विजिबिलिटी का। किसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, किसमें कम दिखाई दे रहा है। मतलब एक में ज्यादा दूर दिखाई देता है, एक में कम दिखाई। फॉग में क्या होता है कि आप क्या कहते हैं कि 1 किलोमीटर से कम देख पाओगे। और क्या कहते हैं कि अगर तुम 1 किलोमीटर से ज्यादा देख पा रहे हो तो मिस्ट हो गया बस। फॉग में ज्यादा दिखाई नहीं देगा और मिस्ट में थोड़ा सा दिखाई देता है। बस इतना सा ध्यान में रखना है। और ये ध्यान रखना कि ये फॉग कब बनता है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर, द टेम्परेचर ऑफ एन एयर मास containing a large quantity of water vapor falls all of sudden। अचानक से उसका टेम्परेचर कम हो गया, एयर मास का, बहुत बड़े एयर मास का अचानक से टेम्परेचर कम हो गया। और ध्यान में रखना, कंडेंसेशन जो हो रहा है, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस विद इन इटसेल्फ। उसी में, उसी एयर मास में ही कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस विद इन इटसेल्फ, ऑन फाइन डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर कंडेंसेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर भी कंडेंसेशन होता है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये क्लाउड ही है, ये क्लाउड है। बस क्या कहते हैं कि ये होता है नियर द सरफेस होता है। ये कहाँ पे होता है, नियर द ग्राउंड होता है। ठीक है, इट अकर्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस के पास में होता है या ग्राउंड पे होता है, और ऑन द ग्राउंड, और नियर टू द ग्राउंड, नियर टू द ग्राउंड, चाहे जो बोल लो। ठीक है, इतना बात समझ में आया नहीं समझ में आया, ये क्लाउड ही है बस ये। अब ध्यान रखना कि फॉग और मिस्ट में क्या कहते हैं कि फॉग और मिस्ट में बस इतना डिफरेंस है कि इसका विजिबिलिटी का डिफरेंस होता है। और यहाँ पे विजिबिलिटी क्या हो जाती है, जीरो। विजिबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। विजिबिलिटी फॉग और मिस्ट में क्या हो जाता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है। अर्बन और इंडस्ट्रियल में क्या होता है, ये कहाँ किसके ऊपर बनते हैं, स्मोक के ऊपर बनते हैं। वहां पे डस्ट पार्टिकल के ऊपर नहीं, उसमें स्मोक के ऊपर बनते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। और जब फॉग और स्मोक मिलेंगे तो स्मॉग बन जाता है। पेपर में पूछा जाता है स्मॉग क्या है,
तो जब फॉग और स्मोक ये दोनों मिल गए तो क्या बना लेते हैं, फॉग और स्मोक मिल करके स्मॉग बना लेते हैं, ठीक है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मिस्ट एंड फॉग इज मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन फॉग। यानी कि मिस्ट में क्या होता है कि ज्यादा मॉइस्चर होते हैं, मिस्ट में क्या होता है, मिस्ट में ज्यादा मॉइस्चर होता है, मिस्ट में क्या कहते हैं कि ज्यादा मॉइस्चर, मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन, मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन फॉग। ओके, आगे। इन द मिस्ट ईच न्यूक्लियाई कंटेन्स थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर। मिस्ट में क्या होता है, ज्यादा लेयर होते हैं मॉइस्चर के। मिस्ट आर फ्रिक्वेंट ओवर माउंटेन्स एंड एज द राइजिंग एयर अप एंड स्लोप्स मीट्स द कोल्ड सरफेस। यानी कि क्या कहते हैं कि मिस्ट कहाँ पे ज्यादा होते हैं, मिस्ट में, मिस्ट आपको क्या कहते हैं कि माउंटेनियस रीजन में मिल जाएंगे। हाँ, मिस्ट कहाँ पे मिल जाएंगे आपको, माउंटेनियस रीजन में मिल जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि एयर धीरे धीरे, जो गर्म हवाएं जब ऊपर उठ रही होती है, जब गर्म हवाएं ऊपर उठ रही होती है, और जो स्लोप जो होता है वो फिर किसके साथ में मिल जाते हैं, कोल्ड सरफेस। ठीक है, जो वो मिस्ट, जब क्या कहते हैं कि जब गर्म हवाएं ऊपर उठ रही होती है और वो कोल्ड सरफेस से जब मिलती है, जब कोल्ड सरफेस से मिलती हैं तो क्या कहते हैं कि वो क्या बना लेती हैं, वो क्या बना लेती हैं, वहां पे मिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। जब वो हवाएं ऊपर की ओर उठ रही होंगी और सरफेस कोल्ड होता है तो उनको हवाओं को भी कोल्ड कर देता है, ठीक है। फॉग्स आर ड्रायर देन मिस्ट। यानी कि फॉग जो होते हैं ना, उसमें क्या कहते हैं कि मॉइस्चर कम होता है, फॉग में मॉइस्चर कम होता है, ड्रायर का मतलब यही हो गया कि मॉइस्चर कम होता है। अब ये कहाँ पे होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, फॉग कहाँ पे होते हैं, fogs are drier than mist and they are prevalent where warm currents of air come in contact with cold currents। जब क्या कहते हैं वार्म करंट और कोल्ड करंट ऑफ एयर मिलती हैं तब वहां पे बनते हैं फॉग। जहाँ पे वार्म करंट ऑफ एयर और कोल्ड करंट ऑफ एयर दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, जब क्या कहते हैं कि वो, अब यहाँ पे तब क्या बनते हैं, फॉग बनते हैं, ठीक है। फॉग्स आर मिनी क्लाउड्स इन विच कंडेंसेशन टेक प्लेस अराउंड द न्यूक्लियाई। ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि देखो भैया फॉग जो है वो क्लाउड ही है, बस वो सरफेस के पास में होते हैं, तो इसीलिए फॉग्स को क्या बोला गया, मिनी क्लाउड्स बोला गया, क्योंकि इसमें भी कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के पार्ट में ही होता है। इतना बात समझ में आ गया। और हमें ये भी था समझ में आ गया कि जो जो फॉग होता है वो ड्रायर होता है किससे, मिस्ट से। जो फॉग होता है वो ड्रायर होता है मिस्ट से। इतना बात समझ में आ गया, ओके। इतना चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब नेक्स्ट आता है क्लाउड। क्लाउड क्या होता है ये समझने की बात है। क्लाउड्स जो होते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्लाउड क्या होता है। क्लाउड, क्लाउड इज अ मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स। फिर से वही आ गया, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं या ट्राइनी क्रिस्टल्स होते हैं, आइस के ट्राइनी क्रिस्टल्स हो सकते हैं, ये कंडेंसेशन से ही बनते हैं। हाँ, और ये कहाँ पे बनते हैं, फ्री एयर में बनते हैं, और ये थोड़ा सा हाइट के ऊपर बनते हैं। अगर वो हाइट, ज्यादा हाइट पे नहीं बनेंगे तो वो फॉग हो, जो जो कम हाइट पे बन रहे हैं वो फॉग है, जो बहुत ऊपर बन गए वो क्लाउड्स हो गए, ठीक है। एज द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट सम हाइट, क्योंकि क्लाउड्स जो होते हैं वो सरफेस ऑफ अर्थ के कुछ ऊपर बनते हैं, तो इनके अलग अलग शेप भी हैं। इन क्लाउड्स के क्या कहते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, इनकी हाइट के अकॉर्डिंग, इनके कितना ये फैले हुए होते हैं, और इनकी डेंसिटी और ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे, और ये कितना दिखाई देते हैं कितना नहीं दिखाई देते, चार टाइप के क्लाउड्स। ठीक है, तो पहला चीज तो देखो, क्लाउड्स, जैसे फॉग जो होता था, फॉग में भी देखो क्लाउड जो होते हैं, यहाँ पर भी ध्यान रखते ना कि जो क्लाउड में होता है, ये क्या है, क्लाउड क्या होता है, सबसे पहला डिफाइन कर लेते हैं क्लाउड, फिर उसके बाद में क्लाउड। तो ये इट इज मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स। बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी को बोल देते हैं माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये बने कैसे, ड्यू टू कंडेंसेशन, या वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, या टाइनी आइस क्रिस्टल्स होंगे, टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस। ये बनते किससे हैं, किससे बने हैं भैया, ये किससे बने हुए हैं ये क्रिस्टल्स ऑफ आइस, ये दोनों ही चीजें बनी है फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन, ठीक है, फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन।
किससे बने हैं? कंडेंसेशन की वजह से बने हैं। तो आपको इसका डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, ठीक है। हाँ ठीक है, कंडेंसर। बस ये ध्यान रखना कि ये क्या होते हैं, ये कुछ ऊपर होते हैं बस। क्या होता है, ये ऊपर होते हैं, तो वो लिख देंगे इन द एयर, इन द एयर, ठीक है। कुछ हाइट पे होंगे, बस यहाँ पे ध्यान रखना। अब ये कुछ हाइट के ऊपर होते हैं तो इनके अलग अलग शेप होंगे। शेप के ऊपर मैंने जैसा कि बताया, इनके हाइट के बेसिस पे शेप, कितना ये फैले होते हैं, डेंसिटी के बेसिस पे या ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे, या कितना उसमें दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। चार टाइप के क्लाउड है, चार टाइप के क्लाउड है। क्लाउड कितने टाइप के हैं? चार टाइप। एक का नाम है साइरस, एक का नाम है क्यूमुलस, एक का नाम है स्टेटस, एक का नाम है निम्बस, ठीक है। चार टाइप के क्लाउड्स हैं, चार टाइप के क्लाउड्स हैं, ध्यान में रख लो। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स कितने टाइप के हैं? चार टाइप। कौन कौन से? सबसे पहला है सेरस, ठीक है। सबसे पहला है सेरस। फिर सेकंड जो है उसका नाम है क्यूमुलस। सेकंड वाले का क्या नाम है? क्यूमुलस, ठीक है। फिर थर्ड वाले का जो नाम है वो है स्ट्रेटस, और जो लास्ट वाला है वो है निम्बस। ऐसे चार प्रकार के क्लाउड्स हैं। ये सब हाइट वगैरह वगैरह के बेसिस पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है सिरस। सबसे पहला देखते हैं सिरस के कैसा क्लाउड है। सबसे पहला जो है उसका क्या नाम है? सिरस। तो इसमें देखते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट, ये क्या होता है? सबसे ऊंचे पे क्लाउड, इन सब चारों में से सबसे ऊंचे पे जो क्लाउड बनता है वो सिरस ही है। सिरस सबसे ऊपर बनता है, ठीक है। सिरस जो है वो सबसे ऊपर बनता है, सबसे ऊपर बनता है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं कि ये कहाँ पे बनते हैं? आर दीज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, दीज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट हाई एल्टीट्यूड्स। ये क्या बनते हैं? बहुत ऊंचे पे बनते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये क्लाउड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ऊपर बनते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत ही ऊपर बनते हैं। ये वाले जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ऊपर बनते हैं, ठीक है। उतना बात समझ में आया? नहीं समझ में? और ध्यान रखना कि दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि दे आर थिन, दे आर थिन। ये क्या होता है? बहुत पतले होते हैं। एंड डिटैच्ड क्लाउड, डिटैच्ड क्लाउड्स होते हैं। डिटैच्ड मतलब अलग। और ध्यान रखना, ये इनका जो अपियरेंस, ये दिखाई कैसे देते हैं? ये दिखाई कैसे देते हैं? हाँ, दिखाई देते कैसे हैं? ये क्या होते हैं कि फाइब्रस, फाइब्रस मतलब रेशेदार, फाइब्रस और फाइब्रस और फिदरी अपीयरेंस, मतलब पंख जैसे। फाइब्रस और फिदरी अपीयरेंस होता है, पंख जैसे दिखाई देते हैं। या तो फाइबर मतलब रेशेदार दिखाई देंगे, या पंख द्वारा दिखाई देते हैं, ओके। इतना बात समझ आया? ओके, यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद में दे आर ऑलवेज व्हाइट इन कलर, ध्यान रखेंगे ये हमेशा व्हाइट होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं? व्हाइट होते हैं। जो सेरेस होते हैं वो क्या होते हैं? व्हाइट इन कलर, ये हमेशा व्हाइट होते हैं, ओके। इतना बात समझ में आएगी? समझ में? और ये बहुत ऊपर होते हैं, ये बहुत ही ऊपर होते हैं। और वैसे भी सिरस का मतलब होता है लैटिन में हेयर। सिरस का मतलब क्या होता है? हेयर। सिरस का मतलब भी क्या होता है? ये हेयर। इतना बात समझ में आएगी? समझ में? और ध्यान में रख लेना, इसकी वजह से बारिश बहुत कम होती है। इवन मान लो जो बारिश होती है वो अर्थ तक पहुंच भी नहीं पाती है। ये उतने ऊपर क्लाउड होते हैं, ये इतने ऊपर क्लाउड होते हैं। इसकी वजह से जो बारिश होती है वो अगर होगी भी, हल्की हल्की होगी भी, वैसे तो नहीं होती है, अगर बारिश होगी भी तो ये क्या कहते हैं कि नीचे तक पहुंचते पहुंचते उसका फिर से री इवेपोरेशन हो जाता है। यानी कि अर्थ तक इसका पानी पहुंच भी नहीं पाता। इसके कारण जो बारिश होती है उसका पानी अर्थ तक पहुंच भी नहीं पाता, क्योंकि वो पानी क्या कहते हैं कि उसका री इवेपोरेशन हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? री इवेपोरेशन हो जाता है। इतना बात समझ आया? हाँ, सीरियस समझ में आ गया। अब सेकेंड टाइप का देखते हैं। सेकेंड टाइप का जो क्लाउड है उसका नाम है क्यूमुलस।
उसका क्या नाम है? क्यूमुलस। सेकेंड टाइप का जो क्लाउड है उसका क्या नाम है? क्यूमुलस। अब ये क्यूमुलस जो होते हैं ये हमेशा कॉटन वूल की तरह दिखाई देते हैं। ये किसकी तरह दिखाई देते हैं? अच्छा, चलो मुझे इसमें से इस वाले मैप में देख करके बताना। मैं आपको चार टाइप के मैप दिखा रहा हूँ, तो चार टाइप के वो दिखा रहा हूँ, क्या कहते हैं कि देखो ये एक है, ये एक बादल ऊपर दिखाई दे रहा है आपको कैसे? क्या आप इसको देख करके बता सकते हो कि कौन सा है? देखो इसमें रेसे रेसे से दिखाई दे रहे हैं ना, रेसे रेसे से दिखाई दे रहे हैं। जो रेसे रेसे से दिखाई दे रहा है और ये वाइट भी है, ये बहुत ऊंचे भी होते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है भैया? ये किसका एग्जाम्पल है? यही है एग्जाम्पल सीरस का। ये किसका एग्जाम्पल है? सीरस का। देखो ना, व्हाइट व्हाइट से दिखाई दे रहे हैं, रेसेदार दिखाई दे रहे हैं ना, रेसेदार दिखाई दे रहे हैं, तो ये सीरस है। ठीक है, तो आप देख करके अब बादल को पहचान लोगे, ये बहुत ऊंचे होते हैं, इनकी बारिश होने की थोड़ी सी संभावना कम होती है यहाँ। अगला आता है क्यूमुलस। क्यूमुलस जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं कॉटन वूल की तरह। दीज क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन वूल। ये कॉटन वूल की तरह दिखाई देंगे आप। ठीक है, ये किसकी तरह दिखाई देंगे? कॉटन वूल की तरह दिखाई देंगे। और ध्यान में रख लेना कि इनमें क्या होता है, इनके ये क्या होते हैं, थोड़े से कम हाइट पे होते हैं। ये क्या होते हैं, इनका हाइट क्या होता है कि उससे कम होता है। तो हाइट जो होता है फॉर्म्ड एट फॉर्म्ड एट अच्छा, इसका जो जैसे इसका जो हाइट था वो कितना है? 8,000 से 12,000 मीटर। 8,000 से 12,000 मीटर इसका जो ये बनता कितने ऊपर है? सबसे ऊपर बनता है, तो यानी कि 8,000 से 12,000 मीटर। या अगर मीटर में नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो 8 से लेकर 9 से 10, 9, 11। हाँ, तो ये लिख दो कि 10 से 12 किलोमीटर तक भर में बनता है ये। और ये क्या होते हैं? फॉर्म्ड एट, ये कहाँ पे बनते हैं? 4 से लेकर के 4,000 से लेकर के ये कहते हैं कि 7,000 मीटर। 4,000 से लेकर के 7,000 मीटर तक, मतलब 7 किलोमीटर तक बन सकते हैं। ये कहाँ तक? 7 किलोमीटर तक बन सकते हैं। ध्यान रख लेना कि ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ये एग्जिस्ट करते हैं पैसेज में। दे एग्जिस्ट इन पैचेज, मतलब ये ग्रुप में होते हैं। ये क्या होते हैं? ग्रुप में होते हैं। और ध्यान में रख लेना कि एंड कैन बी सीन स्कैटर्ड हियर एंड देयर, ये कहीं कहीं यहाँ वहां बिखरे हुए दिखाई। दे कैन बी सीन scattered here and there। और एक पॉइंट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट ये पॉइंट मतलब लिखना नहीं भूलना चाहिए, ये पॉइंट नहीं लिखना भूलना चाहिए। इसमें ये वाला पॉइंट नहीं लिखना भूलना चाहिए। ठीक है, और ये वाला, इसमें क्या होता है कि इट हैज या दे हैव अ फ्लैट बेस। इनका जो बेस होता है वो क्या होता है? फ्लैट। इनका जो बेस होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है। दे हैव फ्लैट बेस। ओके, इनका जो बेस होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी नहीं समझ में? और ये क्या कहते हैं कि लंपियरी अपीयरेंस होते हैं, ये राउंडेड टॉप्स हो गए। ठीक है, फ्लैट बेस एंड राउंडेड टॉप्स, ऊपर जो होता है वो राउंडेड टॉप्स होते हैं। इतना बात समझ में आ गया? अब देखो कि ये बात आपको समझ गई। और वैसे भी क्यूमुलस का मतलब होता है पाइल, पाइल या हीप। क्यूमुलस का वैसे भी मतलब होता है पाइल या हीप। हीप का मतलब ढेर। तो देखो, अब इस मैप इसमें देख करके इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम देखना। ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना कि ये जो अलग अलग से ये कॉटन की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये जो है, तो ये सब क्या है? ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है क्यूमुलस क्लाउड। ये होता है क्यूमुलस क्लाउड का होता है। ठीक है, ये क्यूमुलस क्लाउड का होता है। इतना बात तो समझ में आ गया? इतना क्लियर है? क्यूमुलस भी समझ आ गया। अब उसके बाद में इसके कारण क्या होता है कि हल्की फुल्की रेन हो सकती है। इसके कारण हल्की फुल्की रेन हो सकती है, रेन की संभावना तब भी कम हुई होती है इसकी वजह से भी। इसकी वजह से भी रेन की संभावना ज्यादा नहीं है। तो सिरस हो गया, क्यूमुलस हो गया, ये दो चीजें हो चुकी। ठीक है, सिरस और क्यूमुलस हो चुका। अब अगला जो आता है, अगला जो टॉपिक, अगला जो है वो है स्ट्रेटस। अगला जो है स्ट्रेटस, नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेटस, स्ट्रेटा का मतलब लेयर हो। हाँ, तीसरा आ गया स्ट्रेटस। स्ट्रेटा का मतलब ये होता है लेयर, यानी कि ये होंगे लेयर में होंगे।
इसमें होंगे ये लेयर के फॉर्म में होंगे, किसमें होंगे ये लेयर के फॉर्म में होंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, ये लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं, ये होते हैं लेयर्ड क्लाउड्स। दीज आर, स्ट्रेटा का मतलब ही लेयर होता है। दीज आर लेयर्ड क्लाउड्स कवरिंग ऑफ लार्ज पोर्शंस ऑफ स्काई। ध्यान रख लेना, ये लेयर्ड होते हैं और इसके, ये क्या कहते हैं कि स्काई के लार्ज पोर्शन को कवर करते हैं। कवरिंग ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई, ये लेयर होते हैं और क्या कहते हैं, लेयर्ड होते हैं और साथ में स्काई के लार्ज पोर्शन को। और ये क्या होते हैं कि ये कैसे बनते हैं, लॉस ऑफ हीट की वजह से बनते हैं। ये क्या होते हैं, किसकी वजह से बनते हैं, लॉस ऑफ हीट की वजह से। ये फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस ऑफ हीट, और या तो ये लॉस ऑफ हीट की वजह से बनते हैं, या जब अलग अलग टेम्परेचर के मासेस इकट्ठा हो जाए, और मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर। जब अलग अलग टेम्परेचर के मासेस भी इकट्ठ मिल जाते हैं, जब अलग अलग टेम्परेचर के जो मासेस होते हैं, एयर मासेस अलग अलग टेम्परेचर के, दो प्रकार के एयर मास, कुछ कोल्ड कुछ टेम्परेचर के, वो मिल जाते हैं, तब भी क्या बनता है ये, तब भी ये क्या बना लेते हैं, तब भी ये बना लेते हैं स्ट्रेटस बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेटस वाले थोड़ी सी बारिश करते हैं, स्ट्रेटस वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं। हाँ ठीक है, और ये ध्यान रखना है, ये थोड़े से क्या कहते हैं कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डार्क, थोड़ा सा ग्रे कलर में होंगे। ये कैसे होंगे, ग्रे कलर। हाँ, ये क्या होता है, जब ये अकर होते हैं तो ये ग्रे कलर में। ठीक है, अब ध्यान रखो ना, इस मैप को देखते हैं, यहाँ पे मतलब मैप सॉरी डायग्राम को देखते हैं। ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये जो है, ये ज्यादातर क्या होता है कि ये देखो, ये देखो, एयर के बहुत सारे पार्ट को कवर कर रखे हैं, एयर को बहुत सारे पार्ट को, और ये देखो लेयरिंग होती है। इनमें क्या होता है, एक के ऊपर एक क्या होती है, लेयरिंग होती है। देखो लेयर है, एक लेयर, सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, ऐसे ऐसे लेयरिंग है ना। ये जो लेयरिंग है, तो ये लेयर्ड वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेयर्ड वाले जो होते हैं इसका नाम हो जाएगा स्ट्रेटस। लेयर्ड वाले जो हैं भैया, इनका क्या नाम है, स्ट्रेटस। तो ये स्ट्रेटस का इमेज था। तो अब आप बादल को देख करके समझ सकते हो कि कौन से टाइप का बादल है। अच्छा, स्ट्रेटस जो होता है वो हल्की फुल्की बारिश करते हैं, बहुत ज्यादा बारिश नहीं करते। तो चौथा आता है निम्बस। निम्बस का मतलब ही होता है प्रेसिपिटेशन। निम्बस का मतलब ही होता है प्रेसिपिटेशन। निम्बस का मतलब ही होता है क्या, प्रेसिपिटेशन। तो जो निम्बस होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो होते हैं, ये ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्लैक क्लाउड्स होते हैं। निम्बस क्लाउड्स आर ब्लैक और डार्क। ठीक है, दीज क्लाउड्स आर ब्लैक, या तो ये ब्लैक होते हैं और डार्क ग्रे। ठीक है, या तो डार्क ग्रे होते हैं। इतना बात समझ में है? या तो क्या कहते हैं कि ब्लैक होते हैं या तो डार्क ग्रे होते हैं। इतना बात समझ में है? ये क्या होते हैं, ये मिडल लेवल में कन्वर्ट, ये कहाँ पे बनते हैं, मिडल लेवल पे। दे आर फॉर्म एट मिडल लेवल। ये क्या होता है, मिडल लेवल में बनते हैं और वेरी नियर टू द सरफेस, सरफेस के पास में। और ध्यान रखना, जो बारिश होती है इनकी वजह से होती है, जो बारिश ज्यादा से ज्यादा होती है वो इनकी वजह से। ठीक है, जो बारिश ज्यादा से ज्यादा होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। ओके, इतना बात तो समझ में आ गया होगा। ये होते हैं डेंस और ओपैक। साथ में ध्यान रखना, डेंस हैं और ये दिखा, इसमें से क्या कहते हैं कि दिखाई नहीं देते। दी दीज आर एक्सट्रीमली, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डेंस होते हैं
dense and opaque to raise the option। मतलब कि इनसे सन पास नहीं हो पाता, इनसे सन क्या कहते हैं, सन की लाइट, सन तो पास नहीं, सॉरी, इनसे सन की जो लाइट होती है वो पास नहीं हो पाती, ठीक है, ये ओपैक होते हैं। अब क्या कहते हैं कि ये, हाँ, कभी कभी तो ये होते हैं कि इनको ऐसा लगता है, अच्छा कभी कभी ऐसा लगता है, जो निम्बस वाले ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये टच कर रहे हैं ग्राउंड को, ये काफी इतने लो होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ग्राउंड को ही टच कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ग्राउंड को टच कर रहे हैं, ठीक है। और ध्यान रख लेना, चौथा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो कि ये क्या होते हैं, शेपलेस मॉन्स्टर, दीज क्लाउड्स, इनका शेप कोई नहीं होता, दीज क्लाउड्स आर शेपलेस, इनका कोई शेप नहीं होता, ठीक है, ये शेपलेस होते हैं, मासेस ऑफ थिक वेपर, यानी कि वेपर तो ज्यादा होगा, लेकिन लेकिन ये क्या होते हैं, शेप, इनका शेपलेस होते हैं, ये शेपलेस होते हैं। इतना बात तो समझ में आ गया आपको। निम्बस भी पढ़ लिया, ये बारिश बहुत ज्यादा होती है इनकी वजह से। अब देखो, इस क्लाउड को देख करके बता सकते हो कि कौन सा क्लाउड है। इस क्लाउड को देख करके चलो बताओ, इसका कौन सा क्लाउड है, फटाफट बताओ, ये कौन सा क्लाउड है चारों में से। कौन कौन सा था, सबसे पहला साइरस था, क्या ये साइरस है, क्या ये क्यूमुलस है, बताना है आपको, क्या ये निम्बस है, और क्या ये स्ट्रेटस है, क्या ये स्ट्रेटस है, तो नहीं, क्या है, कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर 4, सेकेंड, ये क्यूमुलस है, क्योंकि देखो ये क्या कहते हैं, कैसे कॉटन जैसे है, और दूर दूर भी फैले हुए भी हैं, स्कैटर्ड भी है, हाँ, और वाइट में दिखाई भी दे रहे हैं। अच्छा ये वाला देखो, ये देखो, ये ब्लैक है, इनका कोई शेप नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैक है, शेप नहीं दिखाई दे रहा, अर्थ के पास है, ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे निम्बस। समझ आया ना, निम्बस क्यों है, क्योंकि ये देखो, ये क्या कहते हैं कि एकदम इनका कोई शेप वेप फिक्स नहीं है, और दूसरा चीज शेप फिक्स नहीं है। अगला, ये अर्थ के पास में, ग्राउंड के पास में, ग्राउंड के पास में कौन सा होता था, निम्बस ही होता था। और ये क्या कहते हैं कि, इतना बात समझ में आया ना, कोई शेप नहीं, ग्राउंड के पास में, ब्लैक है, तो ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक थे, निम्बस के। अच्छा कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इन सबको मिला करके भी, कभी कभी क्या होता है, इन सबको मिला करके भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के बन जाते हैं, कुछ हाई क्लाउड्स बन जाते हैं। हाई क्लाउड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, ध्यान में रखना, हाई क्लाउड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, हाई क्लाउड्स, हाई क्लाउड्स में देखो कौन कौन से हैं, सबसे पहला सिरस, याद करो, सिरस तो पहले से ही हाई क्लाउड्स में था, सिरस। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि सीरो स्ट्रेटस, स्ट्रेटस और सिरस दोनों को मिला करके एक नया क्लाउड बनता है, नया टाइप का, मतलब कि इसको बोल देते हैं सीरो स्ट्रेटस, ठीक है, सीरो स्ट्रेटस, सीरो स्ट्रेटस भी क्या कहते हैं कि, और सीरो क्रिमलस, सीरो क्यूमुलस, और ये सारे के सारे ही, ये सारे के सारे क्यूमुलस, ये सारे के सारे ही क्या कहते हैं कि किसके, कितने पे बनते हैं, 7,000 मीटर से एबव, मतलब एबव 7 किलोमीटर, एबव 7 किलोमीटर, ठीक है। ये सब क्या होते हैं कि, अब मिडल क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं, मिडल क्लाउड्स, मिडल क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें देखो सीरो लिखा होगा वो ध्यान में रखना कि वो ऊपर ही है, जिसमें जीरो लिखा हुआ है वो सबसे ऊपर है, ये ध्यान रखो, बस इतना से आपको पता चल जाएगा वो 7 किलोमीटर के एबव। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें कौन कौन से आ जाता है, इसमें आ जाता है अटोक्यूमुलस, 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 फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि अटोस्ट्रेटस, अटोस्ट्रेटस, अटोनिम्बस, अटोस्ट्रेटस, और क्या कहते हैं कि इसमें क्या कहते हैं कि ये दो आ जाते हैं, इसमें क्या कहते हैं कि ये दो आ गए, ये कहाँ से होते हैं, 2 किलोमीटर से लेकर के 7 किलोमीटर तक, ये कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, 2 किलोमीटर से लेकर के 7 किलोमीटर। और लो लेवल की क्लाउड्स, लो लेवल के क्लाउड्स कौन से हैं, लो क्लाउड्स, याद करो, लो में निम्बस आता ही था, लो में निम्बस आता ही था,
तो जिसमें ये निम्बस वाले हो जाएंगे। एक होगा लो में कौन कौन से आते हैं, स्ट्रेटो क्यूमुलस। स्ट्रेटो तो देखो, अटो जिसमें लगा होगा वो मिडल हो गया, जिसमें अटो लगा होगा वो मिडल हो गया। स्ट्रेटो क्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो स्ट्रेटस ये होता है बेलो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से नीचे होते हैं ये। ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि यहाँ पे ये टोटल इतने टाइप के क्लाउड्स हो गए, ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक क्लाउड्स तक की बातें एकदम पूरी बढ़िया से समझ में आ गई हैं। ठीक है। अब आगे जो हमारा जो क्या कहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो हम किसके बारे में पढ़ लेंगे, प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे कंडेंसेशन, इवेपरेशन, प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ना है, तो अब अगला हम किस बारे में पढ़ लेंगे, प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ लेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आया होगा आप क्या कहते हैं कि वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं।